अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक लर्निंग विद नूर। आज के लेक्चर में हम नजीब महफूज की लिखी गई शॉर्ट स्टोरी द मम्मी अवेकन्स की डिटेल्ड समरी और इम्पोर्टेंट कोट्स को कवर करेंगे। इसके अलावा इस शॉर्ट स्टोरी में यूज होने वाले मेजर थीम्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करके इस स्टोरी को वाइंड अप कर लेंगे। नजीब महफूज जो कि इस शॉर्ट स्टोरी द मम्मी अवेकन्स में एक नरेटर का रोल भी परफॉर्म करते हैं, वो इस स्टोरी को एक अनसर्टेनिटी सेंटेंस से स्टार्ट करते हुए ये कहते हैं। He starts the story by saying, I am deeply embarrassed to tell this tale. यानी कि इस कहानी को सुनाते हुए मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही है। For some of its events violate the laws of reason and of nature altogether. क्योंकि इस शॉर्ट स्टोरी में कुछ ऐसे इवेंट्स को डिस्क्राइब किया जाता है जो कि रीजन और नेचर के कानून की खिलाफ वर्जी करती हैं। If this were merely fiction, then it would not cause me to feel such embarrassment. अगर ये सिर्फ एक फिक्शन होती तो इससे मुझे इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी ना उठानी पड़ती। येट इट हैपेंड इन द रियम ऑफ रियलिटी, जबकि ये शॉर्ट स्टोरी हकीकत के दायरे में आती है। नरेटर इस शॉर्ट स्टोरी को हकीकत का रंग देने के लिए इसकी नरेशन को प्रोफेसर डोरियन की तरफ शिफ्ट कर देता है, जो कि इस शॉर्ट स्टोरी में होने वाले तमाम इवेंट्स के साथ साथ मम्मी के जागने का ट्रू विटनेसर होता है। यानी कि प्रोफेसर डोरियन ने इस शॉर्ट स्टोरी में होने वाले तमाम इवेंट्स को पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। वो सब लोग ये मिलकर फैसला करते हैं कि वो महमूद पाशा के मेंशन को विजिट करेंगे, जो कि इजिप्ट का एक एलीट पर्सन होने के साथ साथ एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है। जैसे ही वो मेंशन के अंदर दाखिल होते हैं तो वो पाशा के घर की खूबसूरती को देखकर दंग रह जाते हैं। क्योंकि पाशा को आर्ट बहुत ज्यादा पसंद होती है, इसी वजह से आर्ट उसके घर की खूबसूरती को चार चांद लगा देती है। आगे पाशा के कैरेक्टर को एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी के मालिक पर्सन के तौर पर पोर्ट्रे किया जाता है। पाशा के एक दोस्त का नाम प्रोफेसर लैम्पियर होता है, जो कि एक बार पाशा के बारे में ये कहता है, ही वॉज 3 persons in one, for he was Turkish in race, Egyptian in nationality and French in his heart and mind। यानी कि वो एक ऐसा इंसान था जो अपने अंदर 3 मुख्तलिफ इंसानों जैसी खूबियां रखता था। अगर उसकी रेस यानी कि नस्ल की बात की जाए तो वो एक टर्किश था जिसने इजिप्ट की नेशनैलिटी ली हुई थी, लेकिन वो अपने दिलो दिमाग से फ्रेंच को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। मगर वो इजिप्ट में रहने वाले गरीब लोगों के बारे में कुछ अच्छी राय नहीं रखता था। लेट पाशा यानी कि जनरल हुड इजिप्ट में रहने वाले तमाम लोगों में से सबसे ज़्यादा अमीर और सकाफत पसंद था। जो वक्त पाशा ने एक फ्रेंच स्काई के नीचे गुजारा था वो उसकी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा हसीन तरीन वक्त हो गया था। फ्रेंच में रहने वाले कुछ सकाफत पसंद लोग उसे एक पोइट कंसीडर करते थे जो कि फ्रेंच लैंग्वेज में ब्यूटीफुल रोमांटिक पोइट्री को कंपोज करता था। ही सेज, आई न्यू हिम ओनली दिस वे एज अ लवर ऑफ फ्रांस, अ फैनेटिक ऑफ हर कल्चर एंड अ प्रीचर ऑफ हर पॉलिसीज। नरेटर ये बताता है कि मैं उसे सिर्फ एक फ्रांस के लवर के तौर पर जानता हूँ जो कि फ्रांस के कल्चर को फॉलो करता है और उसकी पॉलिसीज पर अमल करता है। नरेटर ये बताता है कि जब मैं इजिप्ट के नए पाशा के पास बैठा हुआ था तो मिस्टर ज़ैडोक्स आकर उसे ये कहता है, यू फॉर्चुनेट मैन, योर पैलेस नीड्स बट अ ट्रिफलिंग चेंज टू टर्न इट इनटू अ कंप्लीट म्यूजियम। आप बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत इंसान हो और आपके पैलेस को एक कंप्लीट म्यूजियम में कन्वर्ट करने के लिए कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी। पाशा सीरियस मूड में मिस्टर सैडोक्स से ये कहता है, बी अश्योर्ड माय डियर सैडोक्स दैट इफ इट वर पॉसिबल फॉर दिस म्यूजियम टू लीव अपर इजिप्ट देन इट वुड बी हेडिंग स्ट्रेट फॉर पेरिस। डियर सैडोक्स, इस बात पर यकीन रखो कि अगर इस म्यूजियम को अपर इजिप्ट से जाना पड़ा तो ये सीधा पेरिस जाएगा। पाशा ये सोच रहा होता है कि वो अपने पैलेस को एक म्यूजियम में कन्वर्ट करके फ्रांस को डोनेट कर दे, जिस पर मिस्टर ज़ैडोक्स ये कहता है, हाउ डिजर्वेडली हैप्पी एंड जुबिलेंट वी फ्रेंच शुड बी, बट आई मस्ट टेल योर एक्सीलेंसी सिंसियरली डेट आई फियर दिस में ब्रिंग यू अ ग्रेट मैनी ट्रबल्स। मिस्टर ज़ैडोक्स क्योंकि खुद एक फ्रेंच पर्सन होता है, इसी वजह से वो फ्रेंच की तारीफ करते हुए ये कहता है कि हम फ्रेंच से बिलोंग करने वाले लोगों को खुश इखलाक और खुश मिजाज समझा जाता है। मगर फिर भी जनाब, मैं आपकी खिदमत में एक बात को पेश करना चाहता हूँ कि अगर आप अपने पैलेस को एक म्यूजियम में कन्वर्ट करके फ्रांस को डोनेट कर देंगे तो आपका ऐसा करना बाद में आपके लिए बहुत सारी मुश्किलात खड़ी कर सकता है। मगर पाशा इस बात को समझ नहीं पाता कि अगर वो अपने पैलेस को एक म्यूजियम बनाकर फ्रांस को डोनेट कर देगा तो इससे उसे क्या नुकसान मिलेगा। इसीलिए डॉक्टर पियर पाशा के सामने इस फैक्ट को एक्सप्लेन करते हैं ताकि वो मिस्टर सैडोक्स के पॉइंट ऑफ व्यू को अंडरस्टैंड कर सके। ही सेज, द प्रेस वुड फाइंड दैट क्वाइट अ सब्जेक्ट, देयर इज नो डाउट दैट द नेशनलिस्ट प्रेस इज योर ओल्ड एनिमी।
डॉक्टर पियर ये बताता है कि इस तरह प्रेस को पाशा के खिलाफ बात करने का मौका मिल जाएगा, और जैसा कि पाशा ये ऑलरेडी जानता है कि नेशनलिस्ट प्रेस उसकी पुरानी दुश्मन है। प्रोफेसर डोरियन भी इस हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ है कि पाशा इजिप्ट से बिलोंग करने वाले गरीब लोगों को सख्त नापसंद करता है और उनके बारे में ये कहता है, Egyptians are genial animals, submissive in nature, of an obedient disposition. They have lived as slaves on the crumbs from their rulers' banquet for thousands of years. इजिप्ट में रहने वाले लोग मिलनसार जानवरों की तरह हैं जो कि अपनी नेचर में बहुत ज़्यादा सबमिसिव होते हैं और फर्माबरदार मिजाज के मालिक होते हैं। वो हज़ारों साल से अपने हुक्मरानों के टुकड़ों पर गुलामों की तरह जिंदा हैं और हम उन पर हुक्मरानी करते हैं। इसी दौरान पाशा के नौकर एक आदमी को बहुत बुरी तरह मारते हैं और उसे घसीटते हुए पाशा के पास ले आते हैं। उन्हीं नौकरों में से एक नौकर पाशा को ये बताता है, योर एक्सीलेंसी, वी कॉट दिस थीफ स्टीलिंग बेमिशेस फूड। जनाबे आली, हमने इस चोर को आपके बिलव्ड डॉग बेमिश का खाना चुराते हुए पकड़ा है। जब पाशा बड़े गुस्से में उस आदमी से ये पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया है, तो वो बड़ी आजिज़ी के साथ ये जवाब देता है, I was starving, your excellency, when I saw the cooked meat scattered on the grass, my resistance failed me. I have not tasted meat since the feast of the sacrifice. जनाबे आली, मैं कहत का शिकार हूँ और जब मैंने ग्रास पर कुक्ड मीट को बिखरे हुए देखा तो मैं रह नहीं पाया। मैंने कुर्बानी की ईद के बाद से आज तक गोश्त नहीं खाया और जब मैंने आपके बिलव्ड डॉग बेमिश का खाना देखा तो मैंने उसे चुरा लिया। अगर इसी सिचुएशन को इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये फरमाया है कि अगर किसी मुल्क में एक हुक्मरान के होते हुए वहाँ की अवाम भूखी सोती है तो ऐसे हुक्मरान के हाथ काट देने चाहिए। मगर पाशा सिर्फ अपने लिए जीता है और उसे किसी की भी कोई फिक्र नहीं होती। पाशा उस किसान को खाना देने की बजाय अपने नौकरों को यह हुक्म देता है कि उस किसान को पुलिस के पास छोड़ दिया जाए। यहाँ पर इजिप्शियन में रहने वाले पुअर्स के साथ होने वाले इनजस्टिस बिहेवियर को हाईलाइट किया गया है। इसके बाद पाशा प्रोफेसर डोरियन को उस गार्डन में ले जाता है जहाँ पर शेख जदुल्ला उसकी जमीन को खोद रहा होता है ताकि कोई खजाना तलाश किया जा सके। शेख जदुल्ला चिल्लाते हुए पाशा और प्रोफेसर डोरियन को अपने पास बुलाते हुए ये कहता है, माई लॉर्ड, कम एंड लुक। मेरे आका, यहाँ आकर देखो। जब वो सीढ़ियाँ उतरकर नीचे जाते हैं तो उन्हें 3 आदमी दिखाई देते हैं जो कि मिलकर एक बहुत बड़े पत्थर को हटा रहे होते हैं। जब उस पत्थर को हटा दिया जाता है तो वहाँ पर एक बहुत ही खुली जगह होती है जहाँ पर इजिप्ट के पुराने किंग जनरल हूड का मकबरा होता है। इस मकबरे को देखकर प्रोफेसर डोरियन बहुत ज्यादा खुश होता है और वो शेख जदुल्ला से ये कहता है, Your Excellency, you have discovered an ancient tomb for here lies General Hood, one of the most powerful figures in the 18th डायनेस्टी। जनाबे आली, आपने एक कदीम मकबरे को इजाद कर लिया है, यानी कि यहाँ पर जनरल हूड लेटा करता था और जनरल हूड को 18वीं सदी के खानदानों में सबसे ज्यादा पावरफुल फिगर कंसीडर किया जाता है। वो सब लोग ये देखते हैं कि जनरल हूड की मम्मी जाग जाती है और वो मूव करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वो सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि उस मकबरे में उनके साथ जनरल हूड की मम्मी थी और हर तरफ अंधेरा छा चुका था। मम्मी महमूद पाशा के पास आकर उससे बात करना शुरू कर देती है और उसे एक स्लेव पुकारते हुए ये कहती है, डू यू नो मी स्लेव? ए मेरे गुलाम, क्या तुम मुझे जानते हो? वाई आर यू नॉट फॉलिंग ऑन योर नीज बिफोर मी? तुम मेरे सामने अपने घुटने क्यों नहीं टेक देते? जनरल हूड की मम्मी उस फार्मर से बहुत ज्यादा मिलती थी जिसे पाशा के सर्वेंट्स ने बहुत बुरी तरह मारा था और बाद में पाशा ने उन्हें ये हुक्म दिया था कि महमूद पाशा के सर्वेंट्स उस किसान को पुलिस के पास अरेस्ट करवा कर वापिस आ जाएं। वो पाशा से ये पूछता है कि वो जनरल हूड के डिसेंडेंट्स यानी कि फार्मर जैसे लोगों के साथ इतना ज्यादा बुरा सलूक क्यों करता है। जनरल हूड पाशा से सवालिया अंदाज में ये पूछता है, डू यू प्रिटेंड नॉट टू नो मी? क्या तुम ये दिखावा कर रहे हो कि तुम मुझे नहीं जानते? योर वाइट स्किन विच इज अ श्योर साइन ऑफ योर स्लेव स्टेटस गिव्स यू अवे। तुम्हारी वाइट स्किन इस बात की तरफ इशारा करती है कि तुम एक स्लेव हो जिसकी वजह से तुम्हें दूर ले जाया जाता है। पाशा वहाँ पर खामोश खड़ा रहता है और एक भी लफ्ज अपने मुंह से नहीं निकालता और जनरल हूड गुस्से में आकर उससे ये पूछता है, व्हाट्स द मैटर विद यू? तुम्हारे साथ क्या मामला है? हैव स्लेव्स बिकम मास्टर्स एंड मास्टर्स स्लेव? क्या मास्टर स्लेव और स्लेव मास्टर बन चुके हैं? यानी कि क्या वाकई ही आका गुलाम में और गुलाम आका में तब्दील हो चुके हैं? यानी कि इजिप्ट जो कि पहले दूसरों पर हुक्मरानी किया करता था अब वो पाशा का गुलाम हो चुका है और पाशा जो कि कभी जनरल हूड का गुलाम हुआ करता था वो अब हुक्मरान बन चुका है। हाउ इज इट
slave that you own such a large mansion while my own descendants work in it as your servants. मेरे गुलाम, तुम्हारे लिए ये एक्सपीरियंस कैसा होगा कि तुम इतने बड़े महल में रहते हो जबकि मेरे डिसेंडेंट्स तुम्हारे पास नौकरों की तरह काम करते हैं। अ कर्स अपॉन यू स्लेव, मेरे गुलाम तुम पर लानत हो। जनरल हूर की मम्मी गुस्से में आकर पाशा पर गरजना शुरू कर देती है, जिसे पाशा बर्दाश्त नहीं कर पाता और खौफ से मर जाता है। पाशा के दो नौकर जो कि उनके साथ अंदर गए होते हैं वो भी पागल हो जाते हैं, मगर प्रोफेसर डोरियन किसी मोजे की तरह वहां से बाहर निकल आता है। जनरल हूर की मम्मी को एक नई जिंदगी मिल जाती है, लेकिन वो महमूद पाशा से उसकी जिंदगी को छीन लेता है। शेख जदल्ला भी खौफ के साथ जमीन पर गिर पड़ता है और उसके साथ उसका लैंप भी जमीन पर गिर जाता है। नरेटर सारी दुनिया को भूल जाता है और वो ये कहता है, I stared into the darkness, shivering with panic and alarm. My strength deserted me, while, to my good fortune, I lost all consciousness and absented myself from the world. मैं उस वक्त पैनिक होकर बहुत ज़्यादा कांप रहा था और मैं अंधेरे में खड़ा ये देख रहा था। मेरी अच्छी किस्मत ने मुझे ये ताकत दी जिसने मुझे इस लम्हे से दूर कर दिया। मेरे होश उड़ गए और मैंने खुद से इस दुनिया को अलहदा कर दिया। यहीं पर यह शॉर्ट स्टोरी द मम्मी अवेकन्स बाय नजीब महफूज ख़त्म हो जाती है। इस शॉर्ट स्टोरी में इंजस्टिस विद पुअर्स के थीम को हाईलाइट किया जाता है, जिसमें फार्मर के कैरेक्टर के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है। ब्लंडर्स मेड इन इजिप्ट को भी प्रोमिनेंट किया जाता है, जिसमें डॉग्स को ह्यूमंस पर प्रायोरिटी दी जाती है। पाशा के कैरेक्टर को एक एक्सप्लॉइटर जबकि फार्मर के कैरेक्टर को एक्सप्लॉइटेड के तौर पर पोर्ट्रे किया जाता है। नजीब महफूज की दूसरी शॉर्ट स्टोरीज की तरह इस शॉर्ट स्टोरी में भी एग्जिस्टेंशियलिज्म पर फोकस किया जाता है, क्योंकि इस शॉर्ट स्टोरी में भी ह्यूमन की एग्जिस्टेंस और ह्यूमन की लाइफ पर फोकस किया जाता है। इसके अलावा यह भी बताया जाता है कि पाशा को टर्की से इजिप्ट में लाया जाता है, लेकिन वो यहाँ के लोगों पर रूल ओवर करना शुरू कर देता है, जिससे इंपीरियलिज्म को हाईलाइट किया जाता है। एग्जाम्स में सबसे ज्यादा इस शॉर्ट स्टोरी के मेजर थीम्स और इंजस्टिस विद द पुअर्स ऑफ इजिप्ट पर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा इस शॉर्ट स्टोरी में से इंपीरियलिस्टिक और एग्जिस्टेंशियलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अगर आप इस शॉर्ट स्टोरी की समरी को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आप इस स्टोरी से रिलेटेड तमाम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। आज के लेक्चर में हमने नजीब महफूज की शॉर्ट स्टोरी द मम्मी अवेकन्स की डिटेल्ड समरी, इंपॉर्टेंट कोट्स, इंपॉर्टेंट थीम्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। इस शॉर्ट स्टोरी का पार्ट फर्स्ट भी ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। द लिंक ऑफ द नोट्स दैट आर यूज्ड इन दिस वीडियो आर अवेलेबल इन PDF form in the comment section as well as in the description box. So that's all for today. Thank you so much for watching this video. If you found this video helpful, then hit the like button and leave some encouraging comment in the comment section. Subscribe my YouTube channel to get more informative videos on all literary works, and also follow my Facebook page that is available in the description box. You can also recommend any new topic in the comment section that you want to be covered in our YouTube channel. So stay tuned, stay blessed, keep supporting, and we will meet in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.